हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आगे की सीरीज़ में चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कंस्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होती है उसको जो पार्लियामेंट होती है वो किस आर्टिकल में उसको डिफाइन करता है, किस आर्टिकल में आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो ये आता है आर्टिकल नंबर 323A में। आर्टिकल 323 स्पेसिफाइज करता है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को सेपरेट प्रोवाइड कराना यूनियन और स्टेट को, और ज्यूरिस्डिक्शन पावर, रिपील, अमेंडमेंट प्रोवाइड कराना प्रेसिडेंट के द्वारा अगर किसी क्लोज में होती है तो। बाकी आप और इन्फॉर्मेशन के लिए इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, मैंने इससे पहले भी कई वीडियोस बना दी हैं इंडियन पॉलिटी की ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर, आप प्लीज़ उनको वॉच कीजिए। और साथ के साथ इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज़ भी चल रही है जिसमें मैं हैंड रिटन नोट्स के द्वारा आपको लक्ष्मीकांत को पढ़ा रही हूँ। तो अभी उसी से रिलेटेड ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज हैं ये, और बाकी आगे चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं तो कौन सा आर्टिकल डील करता है इम्पीचमेंट प्रोसेस से। इम्पीचमेंट प्रोसेस मतलब किस तरीके से प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। तो इसके लिए जो आर्टिकल करता है डील वो है आर्टिकल 61। ये इम्पीचमेंट के ऊपर बना हुआ है, लेकिन इसमें सबसे पहले 14 डेज का नोटिस देना होता है प्रेसिडेंट को, और 1/4 मेंबर जो होते हैं हाउस के उनके द्वारा वो साइन किया गया हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इंडियन पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स में दी हुई है, बाकी आप पॉज करके ये वाला बॉक्स पढ़ सकते हैं। इसके बाद है कौन सा जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो रिलेटेड है विद द प्रोटेक्शन एंड इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन से और किससे, इंटरेस्ट से। तो ये तो आपने देखिए पढ़ाई होगा अपने उसमें फंडामेंटल राइट्स में। आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन की बात करता है, उनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन की, कि वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को खोल सकते हैं, उसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 30 है। इसके बाद है कौन सा शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो पंचायती राज से रिलेटेड है। ठीक है, पंचायती राज से बताइए कौन सा शेड्यूल रिलेटेड है, अगर आपने पढ़ा हो तो ये है 11th शेड्यूल। ठीक है, कौन सा है आपका 11th शेड्यूल, यहाँ पर पंचायती राज से रिलेटेड है। इसके बाद हम समझेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में जो सीट्स अलॉटेड होती हैं उनमें कौन सा शेड्यूल बात करता है उसकी, तो उसकी बात करता है 4th शेड्यूल। इसके बारे में देखिए मैंने आपको एक वो भी समझाई थी, तो वो जो थी आपकी ट्रिक वो थी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो देखिए 1 2 3 4 4th शेड्यूल पर राज्यसभा की अलॉटमेंट की सीट्स पर बात की गई हैं। इस रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ वॉच फ्रॉम प्लेलिस्ट। इसके बाद नंबर 14, द प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट्स इज इंश्राइंड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के लेजिस्लेचर का प्रोविज़न है स्टेट में उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल इंश्राइन करता है या उसके बारे में बात करता है। तो ये बात करता होती है आर्टिकल नंबर 168 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 168 में बात करती हैं, और बाकी पॉज करके आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए इन सब को नहीं यहाँ डिस्क्राइब कर रही हूँ, मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पर आपको इन MCQs को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा रिवीजन कराना है, और साथ के साथ आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, और तैयारी हो गई है तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो प्रैक्टिस, रिवीजन और आपका थोड़ा तैयारी करने का तरीका, ये इसमें हेल्प करेंगे आपकी। बाकी के लिए डिस्कशन के लिए तो देखिए मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्राइब की हुई है, वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत एज अ ड्यूटी ऑफ स्टेट इन मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है उसका आइडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आपके पार्ट में डिफाइन किया गया है, किस पार्ट में आता है। तो ये आता है पार्ट नंबर चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, किसके बारे में, जिनमें यूनियन और टेरिटरीज भी यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। पार्ट 1 में और पार्ट 2 में आता है सिटीजनशिप, और पार्ट 3 में आता है क्या, फंडामेंटल राइट्स, और पार्ट 4 में क्या आता है, स्टेट की पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ एक तरीका बताना चाहूँगी कि आपको ये तो पता है कि चैप्टर 4 क्या है,
चैप्टर 4 का आंसर तो मिल गया, लेकिन आप एक बार ये भी खोजने की कोशिश कीजिए कि चैप्टर 1 क्या है, चैप्टर 3 किसके बारे में और चैप्टर 2 किसके बारे में बात करता है। तो आपकी जो तैयारी है ना वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, थोरोली हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से, और सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, पता भी लगेगा आप कितने पानी में, आपको कितनी और तैयारी करनी है, आपको बाकी आता है कि नहीं आता, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है किसी और चैप्टर के बारे में वो पूछ ले। इसके बाद देखेंगे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वो अलाउ करता है सेंटर को कि वो नया स्टेट बनाए। तो देखिए जो नया स्टेट बनाने की बात की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में वो की जाती है आर्टिकल नंबर 3 के द्वारा। किसके द्वारा? आर्टिकल नंबर 3 के द्वारा ये बातें की जाती हैं। इसके बाद प्रोविजंस जो होते हैं 6 शेड्यूल के वो किस पर अप्लाई नहीं होते, किस स्टेट पर अप्लाई नहीं होते। तो देखिए 6 शेड्यूल के जो प्रोविजंस हैं वो अलाउड नहीं होते गोवा पर। ठीक है, यहाँ पर ये ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाती है 6 शेड्यूल में, किसके? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के बारे में, लेकिन गोवा इसमें नहीं आता। ठीक है, ये ट्राइबल एरियाज़ की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड शेड्यूल है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर केप्ट अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पंचायत इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का 11th शेड्यूल है तो उसमें 11 शेड्यूल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कितनी ज्यूरिसडिक्शन पंचायत की उसमें रखी गई हैं, कितने सब्जेक्ट्स रखे गए हैं जो पंचायत के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें रखे गए हैं 29। कितने रखे गए हैं? 29 इसमें रखे गए हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट प्रोसीजर। कि कौन सा आर्टिकल अमेंडमेंट प्रोसीजर से डील करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाएगा। तो हमने वैसे कई बार पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बता भी रखा है, ये है आर्टिकल 368। कौन सा? आर्टिकल 368 इंडियन की जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट प्रोसीजर है उनके बारे में बात करता है। इसके बाद देखेंगे आर्टिकल नंबर 20। तो आर्टिकल नंबर 20 कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं सेंटर और स्टेट के वो दिए गए हैं। तो ये दिए गए हैं आपके पार्ट 11 में। किस में दिए गए? पार्ट 11 में। क्या? लेजिस्लेटिव रिलेशंस, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या क्या रिलेशन है यूनियन और स्टेट के बीच में, ये दिए गए हैं। बाकी पार्ट में क्या दिया गया है या वीडियो रोककर एक बार जरूर देखिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो ये देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 22 चैप्टर्स, 395 आर्टिकल्स और 11 शेड्यूल्स में डिवाइडेड है। तो ये आपका पुराना है, बाकी अभी कुछ नए आर्टिकल्स भी ऐड हो गए हैं तो आप इनको अपडेट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चैप्टर्स की बात की गई है, तो 22 चैप्टर्स इसमें दिया गया है, तो बाकी आप देखिएगा। इनमें से कौन सा जो आर्टिकल है वो प्रोवाइड करता है दैट एनी लॉ पास्ड इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ सच वायलेशन। कौन सा आर्टिकल ये प्रोवाइड करता है कि कोई जो लॉ है जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया जाता है और उनको वॉइड ठहराता है, यानी कि अवैध ठहराता है, तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 13। कौन सा है? आर्टिकल नंबर 13 कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बारे में जब भी कोई लॉ पास होता है और उनको जो वॉइड ठहराया जाता है तो आर्टिकल नंबर 13 के द्वारा बात की जाती है। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। आर्टिकल नंबर 249 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे एसोसिएटेड है? तो ये आर्टिकल नंबर 249 आपका स्टेट लिस्ट इसके अंतर्गत आती है। क्या आती है? स्टेट लिस्ट इसके अंतर्गत आती है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इनएंशिएट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात जो हो जाती है इसमें करी जाती हैं 51A में। जो आर्टिकल नंबर 32 होता है ये वाला, वो किससे डील करता है? फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट से, जो इसके रिलेटेड जो रिमेडी है इनके इन्फोर्समेंट को जब हटाना होता है तो आर्टिकल 32 बात करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि जो स्टेट है, स्टेट को डिफाइन किया जाता है इनमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में? तो स्टेट जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया आर्टिकल नंबर 8 में। ठीक है, वहाँ पर आर्टिकल 1 में यूनियन और स्टेट मेंशन है, आर्टिकल 12 बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, लेकिन आर्टिकल 8 किसकी बात करता है? स्टेट में, स्टेट जहाँ पर डिफाइन किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26,
अंडर विच आर्टिकल of Indian Constitution a High Court can issue writs to protect the fundamental rights। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के द्वारा जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स इश्यू करता है? तो ये है आर्टिकल 226। ये हमने कई बार पढ़ा है कि आर्टिकल 226 डील करता है फंडामेंटल राइट्स के जो हाई कोर्ट रिट आपके इश्यू करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, which one of the following articles of Indian Constitution empowers the governor to issue ordinances during recess of the state legislature? कि इनमें से कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो गवर्नर को कहता है कि वो इश्यू कर सकता है कोई भी रिसेस अगर आई हुई स्टेट लेजिस्लेटिव ऑर्डिनेंस? तो ये बात करता है आर्टिकल नंबर 213। कौन सा? आर्टिकल नंबर 213। एक और क्वेश्चन है दैट इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो होती है सुप्रीम कोर्ट को, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? तो ये है आर्टिकल नंबर 131 में। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो बात की गई है सुप्रीम कोर्ट की वो आर्टिकल 131 में मेंशन है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे मैं इनको जारी रखूंगी ऑल्टरनेट डे या डे बाई डे पर डेली। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।